एबी टाइम्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। एबी टाइम्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी एक हफ्ता पहले एक मुद्दा उठा था जिसमें इनलीगल काम और इनलीगल काम वहाँ पे चालू था, जिसके वजह से एक हमारे पत्रकार को मार पड़ी थी। उस पत्रकार को मार पड़ने के बाद में ये मुद्दा उठाया गया है कि उन्होंने सेटलमेंट कर लिया गया है। अब उसी के कारण मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि उसमें नुसरत नुसरत ने कितना सेटलमेंट में लिया है। नुसरत, जैसे कि आज आप देख रहे हो, मुझे ये मालूम पड़ा है कि तुमने और वो वाहिद भाई ने दोनों ने सेटलमेंट कर दी है। तो ऐसे सेटलमेंट में आपने कितना अमाउंट लिया है? अब मैम वो बात तो इतनी बड़ी थी कि हमारे एक पत्रकार को मार पड़ी थी और उसके बाद उनकी दवाई में काफी खर्चा हुआ था जो किसी ने दिया नहीं था। तो फरहद शेख ने हमें सेकेंड डे ये बोला था कि वो कंपनसेशन दिलाएंगी। उनको पता है कि किस बिल्डर ने मारा है, क्योंकि बिल्डर ने ऑन कैमरा मना कर दिया था कि मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। एक सेकेंड, हाँ सारी शेजी को चालू है। तो जिसमें अब मसला ये कि फरहद शेख ने कहा था कि वो कंपनसेशन दिलाएंगी। अब वो कितना कंपनसेशन दिलाने वाली थी वो हम नहीं जानते। अब वो मुद्दा ऐसा था कि मुद्दा जो मार पड़ी थी वो हमारे वाहिद भाई को पड़ी थी और मुझे कुछ धमकियां मिली थी। तो मेरा उनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन बिल्डर से था नहीं, बस कुछ धमकियां मिली थी। जो बात मैंने ये कही थी कि हम आगे पेपर वर्क करेंगे। जैसे कि अभी पता चला है कि आप लोग सेटलमेंट करके हट गए, जबकि हमारे पत्रकार को इतनी मार पड़ी थी और उन्होंने काफी दर्द सहा था। मेरे आंखों के सामने की बात है, मैंने ये देखा था कि उन्होंने ज्यादा तकलीफ में गुजर रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने जाके ऐसा सुनने में आ गया कि ऐसा ऐसा कर लिए सेटलमेंट। ये सब तो हमारे में नहीं होता है, हम पत्रकारों में ये सब नहीं होता, तो उनको इंसाफ दिलाना चाहिए था ना आपको। तो मैम सबसे पहली बात तो सेटलमेंट करने वाली मैं कौन होती हूँ? मामला उठाया फरहद शेख ने, इनलीगल बांधकाम इनलीगल लॉजिंग से इशू फरहद शेख को है और मार पड़ी हमारे वाहिद भाई को। तो उसमें सेटलमेंट करने वाली मैं कौन होती हूँ? और मैं खुद को इतनी बड़ी पत्रकार मुमरा में या कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं मानती हूँ फरहद शेख की तरह, जिनका नाम जितेंद्र अवार्ड एक स्टेज पे बड़े स्टेज पे लेते हैं, उन्हें हफ्ताखोर बताते हैं। तो मैं खुद को इतनी बड़ी तो नहीं मानती हूँ कि किसी और के मैटर में जाके मैं वहां पे सेटलमेंट करूँ। जिसमें फरहद शेख की अब उस वॉइस क्लिप में कह रहे हैं कि सारे ये एक नंबर के पत्रकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक नंबर के ही पत्रकार हैं क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने आपके कहने पे जब आपने सनम और नुसरत का नाम लिया है तो उन्होंने मेरा नाम क्लियर किया है, वेरीफाई किया है कि नुसरत ने पैसा ले लिया। तो मैं उनसे बस एक ही सवाल करना चाहूंगी कि सर, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ हो कि मैंने पैसा ले लिया है, किससे लिया है, कहाँ लिया है? टाइमिंग तो आपने बता दिया है, खैर से 6 से 5 के करीब मैंने पैसा लिया है। किससे लिया है, कहाँ लिया है? अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप ऑन कैमरा आके भी ये बात बता दीजिए मैंने किस बिल्डर से पैसा लिया है। मैंने जितना भी पैसा लिया होगा ना उसका 90% मैं आपको दे दूंगी। मैं ऑन कैमरा ये बात कर रही हूँ कि अगर आपने ये बात प्रूव कर दी कि नुसरत ने पैसा लिया है, किस बिल्डर से लिया है, तो मैं उस पैसे का 90% अमीन शेख को दे दूंगी बिना किसी बात के, वो भी ऑन कैमरा, और खुद ये बात भी एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ मुझे बिल्डर ने पैसा दिया है। अगर आप में हिम्मत है तो आप ये बात साबित करके दिखा दीजिए। जाहिर सी बात है, आपका सवाल यही है ना कि मैंने सेटलमेंट किया, तो मैं तो ऑन कैमरा ये कहने रेडी हूँ कि मैंने सेटलमेंट किया है, तो अमीन शेख ये बात साबित कर सकते। जैसे हमने मैक कंपनी की न्यूज चलाए थे, वहां पे टीएमसी का बोर्ड लगा था, उसके लिए आपने गए थे, एक फोटो लेने के लिए गए थे, उसमें आपको मार पड़ी थी, तो हमें इंसाफ चाहिए था। तो आप सेटलमेंट के इस पे कैसे राजी हो गए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं सभी पत्रकार भाइयों का जो जिन्होंने मेरा साथ दिया, कुछ लोग मेरे साथ में चले, यहाँ तक डीसीपी के ऑफिस तक वो लोग साथ में गए। ये खाली एक दिन की बात नहीं है, बल्कि 3 दिन तक वो हमेशा मेरे साथ में रहे। दूसरे दिन मार्च पास्ट था, 18 तारीख को जो प्रोग्राम था, उसके बावजूद भी प्रोग्राम पूरा रैली पूरी होने के बाद सारे पत्रकार मेरे साथ पुलिस चौकी पे मौजूद थे, क्योंकि उस दिन हमें एफआईआर करनी थी। और एक दिन पहले जब 14 अगस्त, जब मैं पत्रकार होने की अग्नि परीक्षा दे रहा था, जिस वक्त मेरी अग्नि परीक्षा ली गई, वो पिटाई करके बिल्डरों ने मुझे मारा पीटा। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में वहां पर एफआईआर करने के लिए आया, तब सारे पत्रकार मेरे साथ मौजूद थे। फिर वहां से आप भी उसमें थे, सारे पत्रकार वहां मौजूद थे। फिर मैं तो होश में नहीं था उस वक्त, क्या चल रहा था मेरे साथ मुझे तो सिर्फ उस वक्त मुझे इलाज चाहिए था, क्योंकि मेरा दम फूल रहा था। हम साथ में थे आपके और हमेशा खड़े भी रहेंगे, लेकिन आपने जो सेटलमेंट किया उसका मुद्दा मैं उसी क्या पे आ है? रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि फिर जब मेरे साथ पहले तो मुझे एफआईआर करना है, मुझे सेटलमेंट कर, मेरे को होश ही नहीं भाई। मैंने ऐसा हुआ कि मैं जब वहां से वापस आया ना, तो उसके बाद एफआईआर होनी थी। वो एफआईआर का खेल चलता रहा। फिर ये मुझे बुलाते रहे, तारीख पे तारीख देते रहे, और कोई भी वहां पर इस बात के सब पत्रकार गवाह हैं इस बात के,
शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप नहीं आई थी दोबारा। ये हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब हो गई थाना से आने के वापसी में। उसका जितने पत्रकार मेरे साथ थे, वो बिल्कुल ये चाह रहे थे कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उस वक़्त जब मैं बात कर रहा था तो इन्होंने कहा था दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ तो इन्होंने कहा था आमीन भाई ने कि मैं थाना में 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ पुलिस स्टेशन। वो नहीं पहुँचे। नुसरत की जब बात हुई, इस बीच जब नुसरत ने जब लगा मुझे तकलीफ भी हो रही थी अंदर से, तो नुसरत ने कहा कि मतलब फरहत शेख तो उसने बात की तो नुसरत से फरहत शेख ने नुसरत के ज़रिए मुझे पता चला कि वो हमने वहीद भाई की वहाँ पर बात कर ली है। क्या बात कर ली है? सेटलमेंट की बात कर ली है, वहीद भाई आपको कुछ पता है? तो मैंने कहा मुझे तो कोई पता ही नहीं है, कि मैंने सेटलमेंट की मेरे से कोई बात ही नहीं हुई है। मेरे से कुछ बात ही नहीं हुई। इन्होंने कब क्या किया, किसके साथ सेटिंग की, वहाँ पर क्या बातें हुई नहीं, मुझे ये नहीं बात मालूम। मुझे पता चली क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये केस खत्म हो चुका है, आप लोगों की सेटलमेंट हो चुकी है। आपको इसीलिए मैं मुद्दा उठा मैं रही तारीख की बात कर रहा हूँ। ये जो जिस दिन की बात कर रहा हूँ, ये 18 अगस्त की बात है। ये सेकंड डे की बात है। जब उन्होंने कहा था सेटलमेंट हो गया, तो नुसरत मेरे क्योंकि नुसरत के साथ में मैं मौजूद हूँ, दूसरे पत्रकारों के साथ में मैं मौजूद हूँ, तो बोले ये सेटलमेंट हुआ कब? क्योंकि सेटलमेंट कब हुआ, कैसे हुआ? वहीद भाई तो हमारे सामने है। तो उन्होंने बोले नहीं, नहीं हमने उनसे बात कर लिया, वो देने को तैयार है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वहीद भाई क्या तुम देने को तैयार हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल देने को तैयार जब आपको ये मालूम पड़ा कि सेटलमेंट की बात हो रही थी, तब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, मैं एक्शन की तैयारी में था और ये एक्शन की तैयारी में था। हम चाह रहे थे मैम देखो एक आप मेरे पास एमएलसी भी नहीं था। मेडिकल कुछ प्रूफ भी नहीं ना। जो मेरे पास कोई चीज़ का फ़ोटो-वीटो कोई कुछ फ़ोटो नहीं कुछ लिए। भी नहीं। मैं तो उस पे बदहाल था भाई मतलब मेरे होश ही उस टाइम अवसान खता थे, मेरे होश में नहीं था। तो सारे पेपर उनके पास थे और उन्होंने कहा भी था कि हम लिख कर लेकर आते हैं, बस ये करके लेके आते हो, जो पेपर वर्क है वो हम करेंगे। और फरज़ शेख और उनके भाई आमिर वो 2 बार एक बार 6 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ घर पे आराम करो, हम कर लेंगे। ये सेम डे की बात है। तो मैंने कहा कि अगर मैं घर पे चला गया तो सारे पत्रकार चले जाएँगे। यानी कि मुझे अब समझ में ये आता है कि कहीं न कहीं वो इस मामले को टालम-टोल कर रहे थे, ताकि और इसी यही वजह रही और सारे पत्रकार इस बात के गवाह हैं कि हम जब-जब पुलिस चौकी पहुँचे, ये लोग नहीं आए। इन्होंने जुम्मा की रात को भी कहा था कि हम अभी दरगाह पे से आएँगे। आमीन भाई ने कहा था कि 1 घंटे में दरगाह के पास पहुँच रहा हूँ। सारे पत्रकार वहाँ मेरे साथ मौजूद थे। ये जुम्मा के दिन की बात है, 18 अगस्त की बात है। ये रात को तकरीबन साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे पत्रकार मेरे साथ में थे। कब से जब रैली चली है ढाई बजे। ढाई बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक ये पत्रकार मेरे साथ थे और इनका वादा था ये चौकी पर नहीं पहुँचे। तो ये चौकी पर क्यों नहीं पहुँचे? इसका जवाब कौन देगा? और इसी सपोर्ट की खातिर देखो, उस बोर्ड का जो है ना फ़ोटो किसी हमने जब पहले पूछा फरज़ शेख से कि भई इसका बोर्ड का फ़ोटो है जिसका विवाद चल रहा है। वहाँ पर अगर हम जाएँगे वहाँ पर और वोट नहीं रहेगा, तो बोलेंगे इस तरह का तो वोट वहाँ पर लगा ही नहीं है, कि मतलब टीएमसी के ज़रिए काम किया जा रहा है। तो फिर वो फ़ोटो मैंने लेने गया ताकि ये प्रूफ़ रहे। इनकी वजह से ही ना, इनके कार्ड का एहसान ही बोलूँगा ना मैं, या उनके मातहत में काम कर रहा हूँ, मातहत तो नहीं बोलूँगा, कार्ड उनका था, जो भी एहसान मेरे ऊपर था इसका वो खामियाज़ा मैंने भुगत लिया। लेकिन मैंने मामला रफ़े-दफ़े कर लेकिन आज इन्होंने बहुत गिरी हुई बात करी है। मेरे एक तो दर्द में, दुःख में इन्होंने कितनी मर्तबा कॉल की है मुझे। कि वहीद भाई आपकी तबीयत कैसी है? जब एक बार के अलावा सिर्फ़ दूसरे दिन उन्होंने दोपहर में फ़ोन किया मोइन भाई ने कि वहीद भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है? अमीन भाई ने फ़ोन की है, कि कैसी तबीयत है? उसके बाद सारे कॉल मैंने किए। इन्होंने कभी मेरे पुरसाने हाल नहीं रहे, मेरे घर पे आ तो सकते थे पूछने के लिए। मेरे हालात तो नहीं घर नहीं मालूम तो मालूम कर सकते हैं। इतनी कोई मैं जान-पहचान में नहीं जो रहता हूँ। उनको मालूम है, रशीद कंपाउंड में अगर वहीद अंसारी रहता तो क्या उसका एड्रेस नहीं मिलेगा? एक बार भी वो मेरे पास आए नहीं और इस तरह के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गलत हरकत कर रहे हैं। इनको साबित करना पड़ेगा। कि सारे पत्रकारों को उन्होंने कहा कि वहाँ पर सारे पत्रकार जो थे, वो उसी तरह के थे। दरअसल सारे पत्रकार सिर्फ़ तुम्हारी आईडी की वज़ह से वो पीछे हट गए। अगर तुम्हारी आईडी मेरे पास नहीं होती, मेरी बदकिस्मती है कि अगर मेरी खुद की आईडी के ऊपर अगर मैं रहता, तो ये पत्रकार मेरे को उसके अंजाम तक पहुँचाते और मेरी एफआईआर करा के रहते और सारे पत्रकारों को गुस्सा इस बात का है कि तुम उनके साथ में क्यों हो? मैं ये साबित करने पे लगा हूँ और उसको खामोश होके तब भी ये बोल रहे थे, तुम उनके साथ हो। लेकिन मैं अपने पत्रकार भाइयों के साथ हूँ। वो उनके पास सिर्फ़ आईडी है। उसके अलावा ना उनका पेपर है, ना ये मुझे डीसीपी के ऑफ़िस में पता चला। जब डीसीपी ने सवाल किया कि बोले ये फर्ज़ी पेपर है, तो उससे पता चला मुझे। वरना मैं तो ये जानता था कि मैं तो कोई काम कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मेरे जज़्बात के साथ खेला है और इनकी बहकावे में आकर, इनकी जो पता नहीं जो कस्में खाते हैं ना, कि हमारी जो मुस्लिम लीग के जो क़यादत करते हैं, जो लीडरान हैं, उनका ये कहना है कि हम मुस्लिम लीग पार्टी इतनी पाक-साफ़ है कि उसके दामन के पानी से फ़रिश्ते वज़ू कर सकते हैं। तो बस उसी बात का, उसी जुमले का, धोखे का खामियाज़ा मैंने भुगता है और मैं अब सबसे ज़्यादा ये गुस्सा एग्रेसिव इसलिए हो रहा हूँ कि जो काम मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भाई का काफ़ी गुस्से में है और ये लाज़मी भी है कि इसी इनका जो हाल है, वो हाल मेरा भी हो सकता है। आज जैसे ये इस तरीके से तड़प तड़प रहे हैं, उस तरीके से मैं भी चिढ़ सकती हूँ, तड़प सकती हूँ।
हमारे सारे पत्रकार एक साथ में एक ग्रुप होके थाना गए थे। उसके वहां से हम आए तो मेरी तो तबीयत खराब होने की वजह से मैंने आगे ना कोई वीडियो शेयर करी, ना ही मैं सबके साथ में ग्रुप में ज्वाइन हो पाई। उसके बाद में मुझे भड़काया गया है कि मेरे पत्रकार भाई लोग ने सेटलमेंट किए हैं, इसके लिए आप ऐसा नहीं देखते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं है, आपको सेटलमेंट आता नहीं है। मुझे ये सब चीजों का कुछ नॉलेज तो है नहीं, लेकिन ये सब चीजें सुन के मुझे भी गुस्सा आया था। इसकी वजह से आज हमारा आमने सामने होने से हम दोनों का एक गिला शिकवा था वो क्लियर हो चुका है। और यही बातों पे आज हम ये न्यूज यहाँ पे खत्म करते हैं। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एबी टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एबी टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।